नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नॉर्तन और आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय एनके सर पर दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप आरबीएसई क्लास 10th, 11th और 12th मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और हर प्रश्न को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपको प्रत्येक अध्याय की प्रश्नावली, उदाहरण, महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, शॉर्ट ट्रिक्स और बेहतरीन नोट्स बिल्कुल सरल तरीके से मिलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि मैथ्स आपके लिए कठिन नहीं, बल्कि सबसे आसान विषय बन जाए, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। देखिए, आज लेक्चर नंबर 27 है। उदाहरण नंबर 24 है। मान लीजिए कि बिंदु ए और बी पर क्रमशः AP तथा BQ दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। तो AB बिंदु है, A और B बिंदु है। A बिंदु पर AP स्तंभ है और B बिंदु पर BQ स्तंभ है ना, ऊर्ध्वाधर है। यदि AP 16 मीटर है, AP तो कितना है 16 मीटर है, जबकि BQ कितना है 22 मीटर है। ठीक है, ये वाला BQ वाला 22 मीटर है और AB 20 मीटर है। A से लेकर 20 तक कितना है 20 मीटर है। और तो AB पर एक ऐसा बिंदु R ज्ञात कीजिए जहाँ RP² और प्लस RQ का स्क्वायर निम्नतम हो। मतलब मेरे को इसका समीकरण निकालना होगा। यदि ये समीकरण निकल जाता है तो मैं निम्नतम और उच्चतम बता सकता हूँ। ठीक है, देखो ये AB है, AB 20 मीटर की है और इस AB पे एक बिंदु R मैंने मान लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बिंदु ऐसा ज्ञात कीजिए जहाँ पर इसका समीकरण न्यूनतम होना चाहिए। मैंने ये R बिंदु मान लिया और ये वाली दूरी मैंने x मीटर मान ली। तो ये वाली दूरी कितनी बच जाएगी, ये 20 मीटर में से बच जाएगी x मीटर। ठीक है, ये आ गया इतना सा। अब देखो हल करते हैं इस क्वेश्चन का। एक चीज़, A से लेकर B तक की दूरी कितनी है 20 मीटर। A से लेकर B तक की दूरी कितनी है 20 मीटर। ठीक है, और A से लेकर R तक की दूरी क्या हो जाएगी फिर, A से लेकर R तक की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से x मीटर मैंने मानी है। कितनी है x मीटर। और फिर R से लेकर B तक की दूरी कितनी है, R से लेकर B तक बने R भी लिख दो या BR लिख दो, वो कोई बात नहीं है। ये कितनी है 20 माइनस x मीटर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है RP² प्लस RQ का होल स्क्वायर, यही है ना। ठीक है, ये निकालना मैं क्या करता हूँ, RP का होल स्क्वायर। देखो ये वाला त्रिभुज कैसा बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री और इधर वाला भी 90 डिग्री। तो ये कैसा त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पाइथागोरस प्रमेय लगा देता हूँ। देखो त्रिभुज, एक तो त्रिभुज ले लो, कौन सा PAR वाला त्रिभुज लो, त्रिभुज PAR में, है ना। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगी, ये RP का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AP का स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर। ये हो जाएगा RP का स्क्वायर बराबर PA का स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1। अब देखो एक त्रिभुज दूसरा ले लो, एक त्रिभुज एक और है इसमें, कौन सा QB और R वाला। कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज Q, कौन सा त्रिभुज QB और R में भी पाइथागोरस प्रमेय लगा दूँ तो पाइथागोरस प्रमेय RQ का स्क्वायर बराबर होगा AQ का स्क्वायर प्लस BR का स्क्वायर, ये होगा। तो ये हो जाएगा RQ का होल स्क्वायर बराबर QB का स्क्वायर प्लस BR का स्क्वायर, ये होगा समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखो प्रश्न में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जोड़ना है तो मैं क्या करता हूँ, प्रश्नानुसार करता हूँ। तो प्रश्नानुसार क्या है, RP का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर, यही है। ये मान रख लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PA का स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर प्लस QB का स्क्वायर प्लस BR का स्क्वायर, सही है, यही है। अब देखो P और A कितना है 16 मीटर। 16 मीटर का स्क्वायर कितना होता है
16 का स्क्वायर 256, सही है। और ये क्या है, ए आर है, ए और आर एक्स है, इसका स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस क्यू बी, क्यू और बी कितना है, क्यू बी कितना है, क्यू और बी कितना है 22 मीटर, ठीक है। क्यू बी कितना है 22 मीटर। ये लो 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर होता है 484 प्लस, और आगे क्या है बी आर, बी और आर कितना है 20 माइनस एक्स मीटर, तो 20 माइनस एक्स मीटर का मतलब इसका होल स्क्वायर है 20 माइनस एक्स मीटर, 20 माइनस एक्स मीटर का होल स्क्वायर, ये ऐसी है। अब देखो 256, 256 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 484। अब 20 माइनस एक्स स्क्वायर को ओपन करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 400 और माइनस 40 एक्स, हो गया, ये होगा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करूँ, एक एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस के 40x, ये लो इसे कैसे। अब देखो 256, 484 और ये 400 कितना हुआ, ये हो जाएगा 1140 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं एक फलन मान लेता हूँ एफ एक्स, ठीक है। इसको मैं क्या करता है एक फलन मान लिया, ठीक है, ये फलन मान लिया। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछते हैं निम्नतम, निम्नतम मतलब इसका निम्नतम या उच्चतम पूछेंगे। तो ये कैसे निकाल सकते हैं, दो विधियाँ अपने पास, एक तो प्रथम अवकलज विधि, दूसरी द्वितीय अवकलज विधि। अपन क्या करते हैं प्रथम अवकलज विधि से हल कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। उसमें क्या करते हैं अपन, जो भी फलन आता है उस फलन का क्या करते हैं डेरिवेटिव, ये फलन है इस फलन का डेरिवेटिव कर लेता हूँ। ये लो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x माइनस 40, हो गया। अब क्या करते हैं उसके क्रांतिक बिंदु निकाल दो, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, जो क्रिटिकल पॉइंट में क्या करते हैं एफ डेस एक्स को क्या करते हैं जीरो करते हैं, है ना। प्रथम अवकलज को जीरो करेंगे तो प्रथम अवकलज क्या है अपने पास 4x बराबर 4x माइनस 40 है, तो 4x माइनस 40 इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, है ना। x इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पर अपने पास, x इक्वल टू हो जाएगा 4x इक्वल टू 40 और x इक्वल टू कितना आ गया 10, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब क्या करता हूँ इस 10 को मैं क्या करता हूँ संख्या रेखा पर प्रदर्शित करता हूँ, इसको संख्या रेखा पर, किस पे, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर करूँगा तो ये देखो इधर तो है माइनस इन्फिनिट, इधर है प्लस इन्फिनिट और 10 यहाँ पर है, ठीक है, ये लो, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या करता हूँ 10 से थोड़ा छोटा मान रखता हूँ मैं, है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव में 10 से छोटा मान रख लेता हूँ मैं, जैसे 9 रख दिया मैंने, है ना। 38 में से 9 गए 40 के 9 नामी 9 चौक 36 और माइनस के 40, तो माइनस का आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है माइनस की आ गई, ठीक है। इसके बीच में माइनस इन्फिनिट और प्लस 10 के बीच में, यदि मैं 10 का मान 10 से थोड़ा सा बड़ा रखता हूँ एक्स का मान मैं फर्स्ट डेरिवेटिव में, तो क्या हो जाएगा 44 माइनस 40, तो क्या आ जाएगा अपने पास पॉजिटिव आएगा वैल्यू, तो यहाँ से आ गई पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बिंदु 10 पे x बराबर 10 पे है ना, एफ एक्स का मान एफ डेस एक्स का मतलब प्रथम अवकलज का मान क्या आ रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये होगा ये कैसा फलन होगी, ये स्थानीय न्यूनतम फलन होगी। अच्छा बिंदु x बराबर 10 पर, x बराबर 10 पर एफ डेस एक्स का, एफ डेस एक्स का चिन्ह कैसा रहेगा, एफ डेस एक्स का चिन्ह नेगेटिव से पॉजिटिव में, नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है, पॉजिटिव में बदल रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है, इसलिए फलन एफ एक्स स्थानीय निम्नतम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगले बीच में करते हैं।
देखिए उदाहरण नंबर 25। यदि एक समलंब चतुर्भुज के आधार के अतिरिक्त तीनों भुजाओं की लंबाई 10 सेमी है, तब समलंब त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो एक समलंब चतुर्भुज है जिसके आधार को छोड़कर उसकी तीनों भुजाएं 10 सेंटीमीटर की हैं। यह आधार है ए से लेकर बी तक का, ए बी सी डी तो समलंब चतुर्भुज है ना, जिसके अंदर ए बी तो इसका आधार है, उसकी तीनों भुजाएं बचेगी जो जो 10 सेंटीमीटर है ना। अब देखो आधार का इस समलंब चतुर्भुज का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अधिकतम का मतलब उच्चतम ज्ञात करना है, ठीक है, उच्चतम मान ज्ञात करना है, ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे को चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, उसका समीकरण बनाना होगा, ठीक है। जब वो समीकरण बनाते हैं इसके लिए मैं क्या करता हूँ, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये उदाहरण इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। जो इसकी इक्वेशन बनाते हैं, एक इक्वेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले है ना, मैं क्या कर लेता हूँ, इस ए बी रेखाखंड पे एक तो मैं डी से, ए बी रेखाखंड पे एक तो डी पी, एक तो क्या कर देता हूँ डी पी लंब डाल लेता हूँ, तो ये पी हो गया, ये डी पी हो गया ए बी रेखाखंड पे, और एक क्या करता हूँ सी क्यू रेखाखंड, सी क्यू लंब डाल लेता हूँ, एक सी क्यू लंब डाल लेता हूँ, ये लो सी क्यू लंब मैं किस पे डाल रहा हूँ, ए बी रेखाखंड पे, है ना। समलंब ए बी में ए बी पर डी पी और सी क्यू क्या कर रहा हूँ, लंब खींच रहा हूँ, ठीक है। देखो ये लिख पे देता हूँ हल। समलंब में ए बी, समलंब में ए बी पर, समलंब में ए बी पर डी पी और सी क्यू, है ना, डी पी और सी क्यू पर लंब खींचिए, क्या करूँ, लंब खींचिए, ठीक है। खींच दिया मैंने लंब, डी पी और सी क्यू लंब खींच दिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए देखो ये x सेंटीमीटर मान लिया था मेरा, ये x सेंटीमीटर हो गया मान लेता हूँ, और ये भी x सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से लेकर डी सी और पी क्यू दोनों सेम दूरियाँ हुई, तो ये कितनी है 10 सेंटीमीटर, सही है। ये लो अब देखो इस कारण क्या हुआ, ये मैंने यहाँ पर लंब खींचा तो ये 90 डिग्री बन जाएगा, ये भी 90 डिग्री बन जाएगा, इधर भी 90 डिग्री बन गया, इधर भी 90 डिग्री, ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इनके मान लिख लेता हूँ, ए पी और पी क्यू और क्यू पी क्या क्या हुआ, देखो माना कि ए पी तो है ना x सेंटीमीटर मैंने मान लिया, है ना, x सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है। और अब क्या हुआ, अब देखो इन दोनों त्रिभुज में सेम दिख रहे हैं, ए डी पी और क्यू सी बी, ये दोनों सर्वांग है। देखो त्रिभुज ए पी डी सर्वांग है किसके, त्रिभुज बी क्यू सी के, इसी के है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए पी है ना क्यू बी के भी बराबर हुआ, ए पी है ना बी क्यू के भी बराबर हुआ, कितना x सेंटीमीटर, ठीक है। ये हुआ, ये हो गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये वाली दूरी निकालनी मेरे को, ये वाली दूरी निकाल लूँ पाइथागोरस प्रमेय से। मैं क्या करता हूँ, डी पी और सी क्यू दोनों बराबर होंगे, और इससे मैं पाइथागोरस प्रमेय निकाल लेता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय से ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, मैं लंब निकाल लेता हूँ। देखो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखो एक तो डीपी बराबर है किसके, सी क्यू के, है ना, और पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो रूट, ठीक है। अब देखो रूट ये चाहिए तो मेरे को कर्ण का स्क्वायर 100 माइनस एक्स का बीपी का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हो गया। ये लो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को चाहिए क्या क्वेश्चन में, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, है ना। तो मैं क्षेत्रफल मान लेता हूँ, मैं ए, है ना, ए मान लेता हूँ। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए है, ठीक है। देखो
समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ए है, ये चीज़ मैंने मान ली। तो समीकरण क्या हो जाएगा, ए है, और मेरे को समीकरण बनाना तो ए एक्स में बनेगा, ठीक है। ये लो 1/2 समांतर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग है ना, और गुणा में क्या आएगा, गुणा में आएगा ऊंचाई, इसकी क्या ऊंचाई आएगी, ठीक। ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं कौन कौन सी है इसके अंदर, एक तो है कौन सी, DC किसके समांतर, ए बी के, एक तो DC कितना है 10 सेंटीमीटर है, ये लो DC 10 सेंटीमीटर, और इसकी भुजाएं कौन सी, एक तो DC इतने हैं, और ए से लेकर बी तक कितना है, एक तो अक्ष ये रहा, एक अक्ष ये रहा, कितने हो गए, ये 2x हो गया, और 10 ये है, तो क्या हो जाएगा, ये 2x + 10, ये आ गया मेरे पास समांतर भुजाओं का योग। फिर गुणा में आएगा क्या, ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है, अभी ऊंचाई निकाल ली, ऊंचाई DP है, CQ है, इसकी ऊंचाई समलंब चतुर्भुज की कितनी निकाली थी अपन, DP निकलता √100 - x², ये था, ये लो रूट के अंदर है 100 - x², है, ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बता था अपने को, समलंब चतुर्भुज का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करना है, समलंब चतुर्भुज का अधिकतम क्षेत्रफल क्या करेंगे, अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करूंगा मैं, इसकी उच्च सीमा या निम्न सीमा की बात करूंगा, उच्चतम और निचतम लिमिट की बात करूंगा मैं, वो कर लेता हूँ। उच्चतम होगा या न्यूनतम होगा वो बात करना है। उसके लिए क्या करता हूँ मैं, जो फलन बनता है ना उसका क्या करता हूँ मैं, अवकलन करता हूँ, देखो अवकलन कर लेता हूँ मैं। तो फलन क्या बनेगा, देखो ये 10x और सॉरी ये 10 और ये 10 20, और यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा, और 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर बच जाएगा x + 10 है ना, और रूट में बच जाएगा 100 - x², ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेता हूँ, ये लो फर्स्ट डेरिवेटिव करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये दो फलन हो गए, एक तो x + 10 और एक हो गया √100 - x², है ना। तो क्या करता हूँ मैं, एक को छोड़कर एक का कर लेता हूँ, मैं x + 10 को छोड़ रहा हूँ, इस रूट का करूँगा 2 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, और इस रूट का क्या हो जाएगा, ये रूट भी अपॉन में आ जाएगा, √100 - x²। अब रूट के अंदर जो फलन है उसका करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2x आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। प्लस अब क्या कर दूंगा, इस फलन को छोड़ूंगा, ये इस फलन को मैंने छोड़ दिया। अब इसका करूँगा तो x का क्या होता है, 1 होता है, ये लो यहाँ पर समाप्त, अगला समाप्त हुआ। अब जो क्या करता हूँ मैं आगे, मैं एलसीएम ले लूँ, इसके अपॉन में 1 है, एलसीएम लूँगा तो 2√100 - x², सही है, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2x², इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो गया माइनस का 20x, है ना, और इधर एलसीएम ले रहा हूँ तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इसके ऊपर ये दोनों ये भी मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा 100 - x², ठीक है, ये लो, ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा, एक देखो आगे क्या आ रहा है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये देखो माइनस का 2x² - 20x, सही है, ये हो गया 200 माइनस का 2x², सही है, अपॉन में क्या है, अपॉन में 2√100 - x²। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, तो अब सिंप्लीफाई करूँगा तो माइनस का 2x² माइनस का 2x कितना हो गया, माइनस का 4x², ठीक है, ये माइनस के 20x ऐसा कैसा, और यहाँ पर 200, ओके, डिवाइड बाई आ रहा है 2√100 - x², सही है, ये लो। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, ऊपर से 2 कॉमन लूँगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फलन क्या क्या है, माइनस का 2x² माइनस 10x + 100, ठीक है, डिवाइड बाई √100 - x²,
सही है, ये आ गया अपने पास। ओके, अब देखो इसके मैं क्रिटिकल पॉइंट यही निकाल लेता हूँ, क्रांतिक बिंदु, जो क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करता हूँ, जो फलन दे रखा है उसका आउटलाइन करने के बाद में उसको क्या कर देता हूँ 0 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x² माइनस का 10x प्लस 100 डिवाइड बाई रूट 100 माइनस x² इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पूरा 0 हो गया, तो फलन क्या हो गया, और माइनस को कॉमन ले लो तो उसको भी डिवाइड कर दूँ तो वो भी 0 हो गया। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 10x माइनस 100 इक्वल टू 0। अब क्या करता हूँ, अब देखो अब क्या लेता हूँ मैं, क्या देखो देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ 2 भी कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन लेता हूँ और उसको डिवाइड में भेज देता हूँ, वो 0 हो गया। ठीक है, फिर फलन क्या बच जाएगा, x² प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। ठीक है, ये लो। अब मैं क्या करता हूँ, इसके टुकड़े कर लेता हूँ, इसके टुकड़े 10 और 5 में कर लेता हूँ, x² प्लस 10x माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। x कॉमन लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, x प्लस 10। ठीक है, यहाँ पर -5 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर भी x प्लस 10 आ गया इक्वल टू 0। यहाँ पर x माइनस 5 आ गया और x प्लस 10 हो गया। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू ये क्या आ गई, एक तो 5 आ गई, x की वैल्यू आ गई -10। -10 तो हो सकती नहीं, क्योंकि दूरी क्या है, ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती दूरी। x की वैल्यू -10 नहीं हो सकता, क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती, है। दूरी क्या नहीं हो सकती, ऋणात्मक। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू कितनी है, 5 ही आएगी। ठीक है, अगले पेज पे करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, इसकी दूरी अधिकतम होगी या न्यूनतम होगी। ठीक है, देखो अपने पास ये फलन आ गया था और ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया था। ठीक है, अब जो ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया तो इसको संज्ञा रेखा पर प्रदर्शित करूंगा, तो क्रांतिक बिंदु को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए, तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित करूँगा, ये लो, ये माइनस का इन्फाइनाइट, ये प्लस के इन्फाइनाइट। ठीक है, ये लो। अब देखो, और यहाँ पर मान लो कि x बराबर कितना है, 5 है। अब मेरे को क्या चेक करना है कि x का मान इससे थोड़ा सा कम ले लूँ, है ना, 5 से कम ले लूँ, और इधर करता हूँ x का मान 5 से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, x का मान -5 से थोड़ा सा कम लेने पर a डेश x का मान, प्रथम अवकलन का मान कैसा आ जाएगा, प्रथम अवकलन क्या है, ये है, इसका मान कैसा आ जाएगा। देखो मैं थोड़ा सा कम लेता हूँ, 4 लूँगा तो भी माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, सॉरी ये माइनस का रहेगा, ये भी माइनस का रहेगा, और ये भी माइनस का, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास, ये तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये भी 100 से कम नहीं है, 100 से कम ही है, तो भी अपने पास ये कैसे आ जाएगी, पॉजिटिव आ गया। मतलब कम लूँगा तो इसका मान कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या कर लेता हूँ, x का मान 5 से थोड़ा सा क्या ले लेता हूँ, ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा लेने पर, थोड़ा सा ज़्यादा ले लेता हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा, a डेश x का मान क्या आ जाएगा अपने पास, a डेश x का मान क्या आ जाएगा, मैं इधर पॉजिटिव आ रहा था, इधर नेगेटिव भी आना चाहिए,
अल्टरनेट चलता है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, है ना। इधर कैसा आ गया, येलो नेगेटिव। यदि अब नेगेटिव आ गया तो इसमें ना प्रथम अवकलन का मान है ना ए डेस एक्स का मान नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्थानीय उच्चतम है। अक्ष बिंदु क्या है, अक्ष बराबर 5 के स्थानीय उच्चतम बिंदु है। ठीक है, देखो आते हैं x बराबर 5 पर फलन मतलब समलंब चतुर्भुज क्या है, अधिकतम है। स्थानीय उच्चतम है। तो समलंब चतुर्भुज का अधिकतम क्षेत्रफल। अभी क्षेत्रफल का समीकरण क्या आया था लास्ट में, समीकरण आया था x + 10 √100 - x², ये था। ठीक है, x की वैल्यू क्या है अपने पास 5, तो ये क्या 5 + 10 √100 - 5 का स्क्वायर मतलब 25। ठीक है, ये कितना हो गया 15, ये कितना हो जाएगा, ये 75। मैं √75 को क्या लिख सकता हूँ, मैं √75 को लिख सकता हूँ 25 × 3। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस √25 में से √25 × 3 में से मैं 25 को बाहर लूँगा, है ना, तो 5 आ जाएगा, 5 √3। ये कितना हो गया, ये हो गया 75 × √3। और क्षेत्रफल किस में आएगा, क्षेत्रफल किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, ओके, ये लो हो गया। अब देखो उदाहरण नंबर 26 को मैं नोट डाउन कर लेता हूँ एक बार, फिर आपको बताता हूँ कैसे होगा। देखिए उदाहरण नंबर 26, सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवर्ती क्षेत्रफल की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है ना। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है ना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, है ना, ध्यान रखना। देखो इसमें क्या करना है, एक शंकु है, शंकु के अंतर्गत महत्तम का मतलब होता है उसके अंदर में एक वक्र पृष्ठित लंब वर्ती बेलन है। इसके अंदर एक लंब वर्ती बेलन है ना, इसके अंदर क्या है, लंब वर्ती बेलन है। क्या इसके अंदर एक लंब वर्ती बेलन है ना, ये क्या है, लंब वर्तीय बेलन है, इसके अंदर एक लंब वर्तीय बेलन है इसके अंदर। ठीक है, ये वाला ये क्या है, किसके अंदर लंब वर्तीय बेलन है, उसका भी वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले वर्तीय बेलन की त्रिज्या, इस बेलन की त्रिज्या है ना शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। शंकु की त्रिज्या r है ना, वो मैं इसके पॉइंट और मान लेता हूँ। ठीक है, देखो इस पॉइंट को मान लेता हूँ मैं d। ठीक है, इस पॉइंट को मान लेता हूँ मैं e, और इस पॉइंट को मान लेता हूँ मैं f। ठीक, ये पॉइंट मैंने मान लिए। ठीक है, अब देखो ठीक है, ये चीज़ मैंने मान ली। अब मैं क्या करता हूँ, ये बेलन है, इस बेलन की यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या, इस त्रिज्या को मैं मान लेता हूँ x, है ना। और इस बेलन की ऊंचाई है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की इस ऊंचाई को मान लेता हूँ मैं y। बेलन की ऊंचाई तो y है और इस बेलन की त्रिज्या x है ना, और इस शंकु की त्रिज्या क्या है, ये r है, और इस शंकु की ऊंचाई कितनी है, h है। ठीक है, ये है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन दे रखा होता है, शंकु दे रखा है, शंकु की त्रिज्या हो, ऊंचाई हो, सारी क्या होती है, अचर होती है। जो दे रखा होता है वो सारी चीज़ अचर होती है। तो क्या करना है मेरे को, सबसे पहले तो क्या करना है, मेरे को करना है कि बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसमें वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, महत्तम वक्र पृष्ठीय वाले लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, ये ज्ञात करते हैं। देखो मैं क्या पहले देखो हल करते हैं, इस क्वेश्चन का हल करते हैं। ठीक है,
अरे क्वेश्चन में क्या चीज़ दे रखा है, एक शंकु दे रखा है, ए बी सी क्या है, शंकु है। माना ए बी सी एक दिया हुआ शंकु है। क्या है, एक दिया हुआ शंकु है, जहां पर सी और डी क्या है इसकी त्रिज्या, सी डी क्या है इसकी त्रिज्या, वो भी क्या है, अचर है ना। कैसी है, अचर है। और एक ए और डी, ए डी क्या है इसकी ऊंचाई, क्या है इसकी ऊंचाई, वो भी क्या है इसकी अचर। जो भी फलन दे रखा होता है वो क्या होता है, अचर होता है। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, बेलन की त्रिज्या है ना, इस बेलन की त्रिज्या एक्स है, एक्स है ना, इसको मैंने मान लिया, और वाई क्या है इसकी ऊंचाई है, ये चीज़ में मैंने मान ली। देखो माना बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या एक्स है और बेलन की त्रिज्या एक्स है और ऊंचाई त्रिज्या तो क्या है, एक्स है, और ऊंचाई कितनी है, एच नहीं, ऊंचाई क्या इसकी वाई मानिए ना, वाई है तथा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या है, एस है, एस है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एस बराबर 2 पाई, त्रिज्या क्या है, एक्स है, लंबाई ऊंचाई क्या है, वाई है। ये आ गया, ठीक है, यही हुआ अपने पास। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एस 2 पाई एक्स तो ऐसा कैसे रहेगा, जबकि ये वाई है ना, ये वाई ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, एक्स तो त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या क्या हो जाएगी, वो शंकु की त्रिज्या की आधी होगी, है ना, शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। ये तो सब पता चल गया उनकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, शंकु की त्रिज्या की आधी होगी, है ना, तो आर बटा एक्स हो जाएगी, है ना, आर बटा एक्स हो जाएगी। ओके, ये हो जाएगी, ये आनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक ये y की मान भी निकालना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, x या y में से एक मान निकालना है, तो मैं y का मान निकाल लेता हूँ। तो y का मान कैसे निकालूंगा, देखना, इधर निकालता हूँ, इस तरफ निकालता हूँ मैं y का मान। देखना, इसमें दो टाइप के त्रिभुज बन रहे हैं। एक जो त्रिभुज बन रहा है ए डी और सी, ए डी सी, इस शंकु इस बेलन में ए डी सी, एक तो त्रिभुज ये बन गया। एक त्रिभुज बन रहा है ई एफ और सी, ये दो त्रिभुज बने हैं, जिसके अंदर ये वाला कोण सेम है। और इसके अंदर देखो, इसके अंदर एक तो ये त्रिज्या, मतलब कि ये भुजा और ये भुजा दोनों सेम है। एक भुजा एक कोण दो भुजा बराबर होती है, तो क्या होता है, ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग होते हैं। देखो, चूंकि ए डी सी सर्वांग सम है किसके, ई एफ सी के है, तो मैं क्या करता हूँ, एक दोनों तरफ एक मान उठा लूँ, एक ई डी इधर उठा लिया और अगले वाले डी सी इधर उठा लिया मैंने, है ना, इसके अपोन में ई एफ, और डी सी के अपोन में क्या आ जाएगा, एफ सी, डी सी के अपोन में एफ सी। ए डी ऐसे कैसा, इधर का ई एफ इधर आ गया, है ना, फिर डी सी उसके अपोन में एफ सी। ठीक है, ए डी कितना है इसके अंदर, ए और डी, ए डी कितना है, एच है, ठीक है, ई एफ कितना है, वाई है, ठीक है, वाई है ई एफ। डी सी कितना है, डी और सी, डी सी कितना है पूरा, ये आर है, डी सी कितना है, आर है ना, और एफ सी कितना है, एफ सी आर तो ये, एक्स ये, मैं आर में से एक्स को उठा दूँ तो ये बच जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, आर माइनस एक्स आ गया। ठीक है, मेरे को क्या करना है, इस y का मान निकालना है, तो y का मान क्या आ जाएगा, इसको y को इधर मल्टीप्लाई कर दो और बाकी को सबको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा h मल्टीप्लाई आर माइनस एक्स, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ h के साथ, और अब क्या हो जाएगा, ये r इसके अपोन में आ जाएगा। ठीक है, ये लो, ये क्या आ गया अपने पास y, अब y की जगह पर ये रख देता हूँ मैं, y क्या है, h आर माइनस एक्स अपॉन आर। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को क्या करना होगा,
मेरे को वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके सापेक्ष क्या है, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ एक बार थोड़ा सा। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 2r। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जो अचर है ना उसको तो बाहर लेता हूँ, जो चर है जिसको अंदर रख लेता हूँ। देखो 2 पाई और है ना 2 पाई और h है ना, ये h ये भी अचर है, अपोन में r क्या है, ये भी अचर है, क्योंकि अचर शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई h ये भी है। जबकि r माइनस एक्स अपॉन आर, आर तो बाहर ले लिया ना और x अंदर लूँगा तो x, ये लो x अंदर आ गया और r माइनस एक्स, ये क्या है अपने पास, ये फलन है। तो s बराबर क्या आ जाएगा 2 पाई h अपॉन आर, ये क्या हो गया एक्स आर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा फलन बन गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इसका इस त्रिज्या के सापेक्ष, मेरे को त्रिज्या की बात करनी है, त्रिज्या के सापेक्ष बेलन की त्रिज्या के सापेक्ष क्या कर लेता हूँ, अवकलन। ठीक है, वो अगले पेज पे कर लेता हूँ मैं। ये फलन आया था अपने पास, क्या करना था अपने को, त्रिज्या के सापेक्ष क्या करना था, बेलन की त्रिज्या के सापेक्ष करना था। तो डी एस अपॉन डी एक्स क्या करना, अवकलन करना था। तो इसका तो क्या होगा, ये तो अचर है, अचर तो ऐसा वैसा ही रहेगा। ठीक है, और ये फलन है, इस फलन का करूँगा तो एक्स का करूँगा तो 1 हो गया, आर ऐसा कैसे ही माइनस एक्स स्क्वायर करूँगा तो 2x हो गया। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, इसको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, क्रांतिक बिंदु। क्या निकालना है, क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु, ये लो क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु के लिए क्या होता है, जो अवकलन होता है उसका क्या करते हैं अपन को, उसका क्या कर लेते हैं, 0 के बराबर रख लेते हैं। 0 के बराबर रख लेते हैं 2 पाई h अपॉन आर, और ये क्या है r माइनस 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो इस पूरे को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा, और फिर 2x बराबर क्या आ जाएगा r, x बराबर क्या आ गया r/2, ये आ गई अपने पास त्रिज्या आ गई r/2। लेकिन क्या करना है, इसका अधिकतम त्रिज्या कब होगी, जब इसकी उच्चतम मान प्राप्त होगा, स्थानीय उच्चतम मान प्राप्त होते क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, देखो अधिकतम त्रिज्या के क्या करते हैं, देखो ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को मैं संख्या रेखा पर रख लेता हूँ। देखो संख्या रेखा पर, संख्या रेखा, ये इधर तो है माइनस इन्फिनिट, इधर है प्लस इन्फिनिट, तो x क्या है r/2। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, x का मान है ना थोड़ा सा इससे छोटा ले लेता हूँ, एक बार क्या कर लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो यह कर लेता हूँ, इसका डबल डेरिवेटिव कर लूँ, एक ऑप्शन है। संख्या रेखा पर नहीं रखता हूँ तो एक डबल डेरिवेटिव कर लेता हूँ। ठीक है, संख्या रेखा पर रख लेते हैं। देखो संख्या रेखा पर रखूँगा तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है डी एस अपॉन डी एक्स, है ना, इसका मान x का मान इसके अंदर है ना, सॉरी डी एस अपॉन डी एक्स में x का मान थोड़ा सा छोटा लेने पर, मैं थोड़ा सा छोटा ले रहा हूँ, तो डी एस अपॉन डी एक्स कैसा आ जाएगा, यह आ जाएगा अपने पास पॉजिटिव, है ना। रख के देख लेना, इसके अंदर थोड़ा सा छोटा ले लूँ, इससे छोटा लूँगा तो π/4 ले लूँगा, छोटा लूँगा ना, हाँ तो π/4 रख लेता हूँ। तो π/4 रखूँगा किसकी जगह पर, x की जगह पर, तो π/4 होगा 2 से 2 कैंसिल, इससे छोटा ही आएगा मान, तो कैसा आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ये r भी बड़ा है, फिर भी इससे कम लूँगा तो भी r बड़ा है। ओके, ये लो कैसा आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ रहा है। यदि मैं क्या करता हूँ, x का मान थोड़ा सा क्या करता हूँ, इससे ज़्यादा ले लेता हूँ, तो क्या होगा, इसका मान है डी एस अपॉन डी एस का प्रथम अवकलन का मान नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा कम ले रहा हूँ तो पॉजिटिव आ रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा हूँ तो
नेगेटिव वाला, इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव से किस में चेंज हो रहा है, नेगेटिव में। तो इसका मतलब क्या है, ये स्थानीय न्यूनतम मान है। अतः इधर क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, इधर क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो क्या हुआ, अतः x बराबर π/2 पर, सॉरी r/2 पर, r/2 पर स्थानीय उच्चतम, कैसा होगा, स्थानीय उच्चतम, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो स्थानीय उच्चतम है। अतः एस मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का अधिकतम होगा, कैसा होगा, अधिकतम है, अधिकतम तब होगा जब बेलन की त्रिज्या, अधिकतम जब होगा जब बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। कब होगा, जब शंकु की त्रिज्या है ना बेलन की त्रिज्या की आधी होगी। शंकु की त्रिज्या आधी होगी जब क्या होगा, ये सबसे अधिकतम होगा। ओके, ये लो उदाहरण नंबर 26 समाप्त हुआ। अब उदाहरण नंबर 27 अगले पेज पे करते हैं। उदाहरण नंबर 27, अंतराल बड़ा ब्रैकेट 1,5 ब्रैकेट है ना में f(x) बराबर 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x + 1 द्वारा ये फलन है। इस अंतराल में है ना प्रदत्त फलन के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मानों को ज्ञात करना है। देखो इसका क्या करना है, अपन को फर्स्ट डेरिवेटिव करना है और इसके क्रांतिक बिंदु निकालना है। क्रांतिक बिंदु है ना इस अंतराल में मिलेंगे, तो इस अंतराल में क्रांतिक बिंदु और 1 और 5 में है ना क्या करना है, इनके मान निकालने हैं। और जो सबसे उच्चतम होगा तो सबसे बड़ा होगा मान जो निरपेक्ष उच्चतम होगा, और जब जो सबसे छोटा होगा वो निरपेक्ष निम्नतम होगा। ठीक है, ऐसे हल करते हैं। देखो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। देखो हल करते हैं। देखो f(x) बराबर 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x + 1 ये फलन है। इस फलन का करना है अपन को डेरिवेटिव। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव करते हैं तो f(x) बराबर 2x³ है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 6x² माइनस 15x² का डेरिवेटिव क्या हो गया 30x प्लस 36x का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 36 हो गया। ठीक है, अब देखो क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ से क्या करता हूँ 6 को कॉमन ले लूँ। 6 को कॉमन लूँगा तो x²। ठीक है, x²। यहाँ से क्या हो जाएगा ये 5x, यहाँ से क्या हो जाएगा +6। ठीक, ये हो गया। अब देखो ठीक है, अब इस फलन के फैक्टर क्या हो जाएंगे, इस समीकरण के फैक्टर क्या हो जाएंगे, इस समीकरण के फैक्टर होंगे x-3 और x + 2 ये फैक्टर हो गए। ठीक है, ये फैक्टर हो गए। अब क्या करना है मेरे को, इसके क्रांतिक बिंदु निकालना है। तो क्या करता हूँ, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या हो जाएगा f(x) क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो 6x-3 x + 2 = 0। 6 तो उधर जाकर 0 हो जाएगा, x-3 क्या हो जाएगा x = 3 और x + 2 क्या हो जाएगा x - 2 हो जाएगा। ठीक है, x की भी दो वैल्यू आ गई, x तो +3 एक आ गई -2, दो वैल्यू आ गई। ये क्या है अपने पास क्रांतिक बिंदु। ठीक है, ये आ गया अपने पास क्रांतिक बिंदु। ठीक है, अब देखो
अंतराल कौन सा है अपने पास? अंतराल क्या दे रखा है? बड़ा ब्रैकेट 1,5 है, तो इसका मतलब क्या है? बड़ा ब्रैकेट 1,5, इसका बड़े ब्रैकेट का मतलब है इसमें 1 भी शामिल है और 5 भी शामिल है। इसका मतलब हो गया x के कितने मान हो गए? एक तो 1 हो गया, एक -2 हो गया, एक ये 3 हो गया, और एक कितना हो जाएगा? ये 5। ये 4 मान हो गए, ठीक है, ये 4 मान हो गए। अब इन चारों मान पे क्या करना है कि फर्स्ट फलन का मान, इस फलन का मान निरपेक्ष उच्चतम होगा या निरपेक्ष निचतम, तो दोनों बताने, ठीक है। देखो फलन क्या है अपने पास? फलन है एफ एक्स बराबर 2x³ -15x² प्लस 36x+1, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, पहले x बराबर 1 पर निकाल लेता हूँ मैं, क्या मान आता है ना। x बराबर 1 पे क्या मान आएगा? f1 बराबर 2, x की जगह पर 1 3 -15 1 की पावर 2 प्लस 36 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, ठीक है। ये हो गया 2 -15 प्लस 36 प्लस 1, ये आंसर आ रहा है इसका 24, ठीक है। ये लो अपने, ठीक है, ये आ गया अपने पास x बराबर 1 पे आ गया। अब क्या करते हैं, x बराबर -2 पे, x बराबर -2 पे, ठीक है। सॉरी, इसके फैक्टर क्या होगी? x-3 और x-2, ये प्लस का मान आ गया, ठीक है, यहाँ पर भी प्लस आएगा। x बराबर +2 पर चेक करेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा? f2 = 2 की पावर 3 -15 2 की पावर 2 प्लस 36 2 और प्लस 1, ठीक है। इसका आंसर आएगा 29, ओके। ये लो, अब क्या है, x बराबर किस पे? 2 पे चेक कर लिया, 2 पे हो गया, 2 पे मान मिल गया। अब 3 का मान निकाल दें। x बराबर 3 पर f3 = 2 3 की पावर 3 -15 3 की पावर 2 प्लस 36 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 इक्वल्स टू, इसका मान आ रहा है 28, ठीक है। चलो अब निकालेंगे x = 5 पे, 4 तो है ना, 4 तो है ही नहीं, 5 में निकालेंगे। f4 = क्या आ रहा है? f4 = 2 4 की पावर 3 -15 और 4 की पावर 2 प्लस 36 4 प्लस 1, इसका मान आ रहा है 56 आ रहा है, ठीक है। चलो अपने पास x1 पे मान मिल गया, x1 पे मान है 24, x2 पे है 29, x3 पे है 28, x5 पे है 56, है ना। अब देखो निरपेक्ष उच्चतम हो जाएगा जो सबसे बड़ा मान आ रहा है, किस पे आ रहा है? x बराबर 5 पे सबसे निरपेक्ष मान आ रहा है उच्चतम, और सबसे छोटा मान किस पे आ रहा है? 24 पे, x बराबर 1 पे। तो ये तो क्या हो गया, x बराबर 1 पे तो क्या हो गया? निरपेक्ष निचतम निम्नतम हो गया, और x बराबर 5 पे क्या आएगा? उच्चतम हो गया, निरपेक्ष उच्चतम। अतः बड़ा ब्रैकेट 1,5 पर फलन f के लिए x बराबर 5 पर निरपेक्ष उच्चतम मान कितना है? 56, तथा x बराबर 1 पर निरपेक्ष निम्नतम मान कितना है? 24 है। ये निकालना तो निरपेक्ष उच्चतम मान निकालना तो 56 है, और निरपेक्ष निम्नतम मान कितना है? 24 है, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है, ये उदाहरण नंबर 27 समाप्त। अब देखो 28 उदाहरण अगले पेज पे करते हैं।
उदाहरण नंबर 28 एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर है 12x, एक्स की पावर दे रही है 4/3 माइनस 6x, एक्स की पावर दे रही है 1/3। एक्स है ना जो -1 से लेकर 1 में है ना, द्वारा प्रदत्त इस अंतराल में है, द्वारा प्रदत्त फलन एफ के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करने। जस्ट अभी नेक्स्ट इसका पिछला किस उदाहरण किया था ना, वैसा का वैसा ही करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। देखो इसका हल करते हैं। देखो एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है 12x, एक्स की पावर कितनी है 4/3 माइनस 6, एक्स की पावर कितनी है 1/3, ठीक है। और x बिलोंग्स टू कहाँ है -1 से और 1 के अंदर है ना, -1 से लेकर और 1 में है ना, ये अंतराल में है, और जिसमें -1 और 1 भी शामिल है। तो इसका डेरिवेटिव कर लूँ, एफ डेश एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं एक्स के बाद 4/3 को करूँगा अवकलन, तो 4/3 तो आगे आ जाएगा, 1 कम हो जाएगा उसमें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 × 4/3, एक्स की पावर हो गई 4/3 में से मैंने क्या किया 1 कम कर दिया है ना, और यहाँ पर क्या हो गया ये 6 और 1/3, एक्स की पावर 1/3 है, ये तो आगे आ जाएगा, और इसमें से 1 पावर कम हो जाएगी 1/3 माइनस 1, ठीक है, ये आ गया इसका अवकलन। तो क्या हो जाएगा, इसे कट करूँगा 4 बार, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 16, और x की पावर कितनी हो गई, ये हो जाएगी x की पावर हो जाएगी 1/3 माइनस 3 से कट करूँगा 2 को 2 बार, तो ये क्या हो जाएगा 2, x की पावर कितनी माइनस की 2/3, ठीक है, ओके। ये लो आ गया। अब देखो आगे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 एक्स की पावर 1/3 माइनस 2, ये माइनस की पावर है तो नीचे आ जाएगी, तो 2/3 प्लस की पावर हो गई, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इसमें से पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा 8x - 1, ठीक है, मिल गया। अपोन में पावर कितनी हो जाएगी 2/3, एलसीएम भी ले लिया मैंने है ना, ठीक है, ये हो गया अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसके क्रांतिक बिंदु निकाल लूँ, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, एफ डेश एक्स क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ से क्या हो गया 2 8x - 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 2/3, एक्स की पावर है ना 0, ये 2 इधर डिवाइड में हो जाएगा 0, ये इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो भी 0, तो 8x - 1 इक्वल्स टू क्या आ गया 0, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/8, ठीक है, x की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये लो। और अंतराल क्या दे रखा था अपना, अंतराल था बड़ा ब्रैकेट x बिलोंग्स टू बड़ा ब्रैकेट -1 से लेकर 1 में है ना। अब देखो x के कितने मान हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा -1, एक हो जाएगा 1/8, एक हो जाएगा 1, 3 मान हो गए, ठीक है। अब इन तीनों मानों में मान निकाल लेते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, पहले -1 पे निकालूँ, तो -1 पे क्या आ जाएगा 12 है, -1 की पावर 4/3 -6 -1 की पावर 1/3, ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास 12 में से 6 गए तो 12 में से 6 गए तो कितने हो जाएंगे 6 बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जितनी 1 के ऊपर पावर कितनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो +1 ही आएगा मान, ठीक है, ये लो। अब मैं क्या करता हूँ, अब x का मान है ना 1/8 ले लेता हूँ, ठीक है, x का मान 1/8 ले रहा हूँ, तो क्या आ रहा है आंसर, अब देखो यह आ जाएगा 12 x की जगह पर 1/8 पावर 4/3 -6 x की जगह पर 1/8 पावर 1/3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस का 9/4, ठीक है, ये लो। अब मेरे को किस पे चेक करना है, x बराबर 1 पे और चेक कर लेता हूँ, x बराबर 1 पे क्या आ जाएगा 12 x की जगह पर 1 4/3 -6 x की जगह पर 1 1/3, ठीक है, इसमें कितना आंसर आ रहा है 8, सॉरी इसके अंदर आंसर आएगा 18, ठीक है, इसको सॉल्व करने पर 18 आ रहा है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 1 पावर ऊपर 1 सम है, तो ये 1 पावर प्लस की आएगी, यहाँ पर इवन आएगी, तो ये कितना हो जाएगा 12 है, और माइनस माइनस प्लस, तो
12 प्लस 6 कितना होगा 18 हो गया। ठीक है, ये लो हो गया। अब देखो ये आगे सारे मान। अब देखो सबसे छोटा मान कितना है इसमें, ये -9 तो ये किसका मान आ गया, x का मान 1/8 है ना, वो निरपेक्ष निम्नतम मान होगा और ये निम्नतम मान का वैल्यू हो गई। ठीक है, अतः और सबसे बड़ा मान ये है, तो x बराबर -1 पर सब निरपेक्ष उच्चतम मान 18 है। ठीक है, अतः अंतराल -1 और 1 पर फलन f के लिए x इक्वल्स टू -1 पर निरपेक्ष उच्चतम मान कितना है, उच्चतम मान है 18, क्योंकि सबसे बड़ा मान कितना है -1 पे 18 है। ठीक है, ये हो गया है। और सबसे नीचतम मान किस पे आ रहा है, ये 1/8 पे आ रहा है, तो x इक्वल्स टू 1/8 पर निरपेक्ष निम्नतम मान कितना है निरपेक्ष निम्नतम मान कितना है, -9/4 कितना है, -9/4 है। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। ओके, ये उदाहरण क्वेश्चन नहीं, एग्जाम्पल समाप्त होता है 28। अब देखो एग्जाम्पल 29 और आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल अगले पेज पे देखते हैं। देखिए उदाहरण 29। शत्रु का एक अपाचे हेलीकॉप्टर वक्र दे रखा है y बराबर x² + 7 है ना। अपाचे हेलीकॉप्टर वक्र दे रखा है, कोई एक हेलीकॉप्टर है जो हवा में उड़ रहा है और उसका ग्राफ है, वक्र का ग्राफ है y बराबर x² + 7 है ना। मैं ग्राफ बना लेता हूँ उसका x² + 7 का। ठीक है, ये देखो ठीक है, इसका ग्राफ बना लूँ, ये 0 यहाँ पर सॉरी ओ मूल बिंदु। ठीक है, इसके कौन और x² + 7 का ग्राफ, x² का ग्राफ ऐसा होता है और +7 तक जा रहा है, तो ये 7 तक आ गया। ठीक है, ओके, ये ग्राफ है y बराबर x² + 7 का। ठीक है, ओके। अब देखो कि अनुदिश प्रदत्त पथ पर उड़ रहा है, इस ग्राफ के पथ पर उड़ रहा है, बिंदु 3,7 पर स्थित एक सैनिक अपनी स्थिति से किस बिंदु पर, बिंदु 3,7 पर स्थित एक सैनिक अपनी स्थिति से न्यूनतम दूरी पर उस हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाहता है। तो क्या बिंदु 1 3,7 मान लो यहाँ पर है, 3,7 है ना, यहाँ पर है, ये सैनिक है यहाँ पर 3,7 पे एक, जो क्या करना चाहता है कि न्यूनतम दूरी किसके, हेलीकॉप्टर की न्यूनतम दूरी पर उस हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाहता है ना। न्यूनतम दूरी देख लो यहाँ पर मान लो। ठीक है, यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में न्यूनतम दूरी है ना। ठीक है, ये यहाँ से लेकर इसके बीच में न्यूनतम दूरी है और इस बिंदु के निर्देशांक मान लो x, y, ये चीज़ मैंने मान ली। ठीक है, अब देखो गोली मारना चाहता है, इस हेलीकॉप्टर को क्या करना चाहता है, गोली मारना चाहता है, तो क्या करना है आपको, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। ठीक, न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए क्या होगा, मेरे को पहले ये दूरी निकालनी पड़ेगी, इस बिंदु और इस बिंदु के मध्य, सैनिक और हेलीकॉप्टर के मध्य दूरी निकालनी पड़ेगी। वो दूरी निकालने के बाद में मेरे को क्या करना पड़ेगा कि न्यूनतम दूरी है या नहीं है, तो वो पता करना पड़ेगा। उसको पता करने का 2 विधियाँ हैं, एक प्रथम अवकलज विधि, दूसरी है द्वितीय अवकलज विधि। ठीक है,
करते हैं, अपन करेंगे द्वितीय अवकलज विधि से। ठीक है, देखो करते हैं। ओके, द्वितीय अवकलज विधि से कर लेंगे या प्रथम अवकलज विधि से कर लेंगे, वो आगे देखते हैं। देखो हल करते हैं, देखो हल कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस ग्राफ के ऊपर माना इस ग्राफ का अभिष्ट बिंदु, इस ग्राफ का अभिष्ट बिंदु क्या मान लिया मैंने, x, y है। ठीक है, x, y है। तो फिर क्या करते हैं, हम इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं। चलो ठीक है, क्या मान लेते, d है। तो माना x, y और 3, 7 की दूरी d है। तो दूरी क्या हो जाएगी, d बराबर, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, d इक्वल्स टू आ जाएगा कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, है ना, y माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये होगा इन दोनों बिंदु से। ठीक हो गया, ओके। अब देखो एक चीज़ दे रही कि अब उनको y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, तो मैं लिख सकता हूँ, चूँकि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7 दे रखा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें y की जगह पर लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो d इक्वल्स टू आ गया रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y की जगह पे क्या रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये 7 से 7 कट गया। तो d इक्वल्स टू क्या आ रहा है अपने पास, d इक्वल्स टू आ रहा है x माइनस 3 की पावर 2 प्लस x की पावर 2 है और उसकी भी होल पावर, तो x की पावर कितनी होगी, 4। अब क्या कर लेता हूँ, इसको दोनों तरफ अवकलन कर लेता हूँ, दोनों तरफ देखो, दोनों तरफ अवकलन करने पर, मैं दोनों तरफ अवकलन कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा डी कैपिटल D अपॉन डी एक्स के सापेक्ष ही होगा। अब इस रूट का करूँगा तो अपॉन 1/2 आ जाएगा और रूट में जो वैल्यू ऐसे की ऐसी। ठीक है, ये लो, और इस फलन का ऊपर अवकलन हो जाएगा, यह अवकलन हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2x माइनस 3। ठीक है, और इधर आ जाएगा 4x की पावर 3। ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया अपने पास इसके अवकलन हो गया। एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, यहाँ से मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा, x माइनस 3 और बच जाएगा 2x की पावर 3 अपॉन में क्या बच जाएगा, रूट जो फलन क्या दे रखा है, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस x की पावर 4। ओके, अब क्या कर लेते हैं, इससे क्रांतिक बिंदु निकाल लेता हूँ। क्रांतिक बिंदु के लिए जो अवकलन रहता है उसको 0 करना है। क्रांतिक बिंदु के लिए 0 करता हूँ तो नीचे वाली पूरी संख्या तो 0 हो जाएगी, दूसरी तरफ जाते ही तो क्या बच गया, एक x माइनस 3 और एक है 2x की पावर 3 इक्वल्स टू 0। 2x की पावर 3 को मैं इधर लिख लेता हूँ और प्लस x माइनस 3 को इधर लिख लिया इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अपने पास अब क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इस पूरे में से मैंने x माइनस 1 को कॉमन ले देता हूँ और डिवाइड देने के बाद में मेरे को अवकलन बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये बच रहा है। ठीक है, अब देखो ये वाला तो अपने पास क्या बन गया, काल्पनिक, क्या बन गया, ये काल्पनिक फलन बन गया, काल्पनिक संख्या प्राप्त होगी, काल्पनिक संख्या प्राप्त होती है किससे, इस फलन से, और इससे x का मान कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, x का मान कितना आ गया, इससे 1 और इससे क्या प्राप्त हो जाएगा, काल्पनिक संख्या प्राप्त हो जाएगी, और काल्पनिक संख्या से कोई मान भी नहीं निकल सकता। ठीक है,
अब देखो x बराबर 1 पे क्या करता हूँ, इस संख्या एक क्या करता हूँ, x से थोड़ा सा कम मान ले लेता हूँ, एक बार x से ज़्यादा मान ले लेता हूँ, फिर पता करता हूँ कि नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है या पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, अब देखो x का मान, x का मान एक से थोड़ा सा, एक से थोड़ा सा कम लेने पर, थोड़ा सा कम लूँगा तो डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स कैसे आ जाएगा। मैक्स का थोड़ा सा मान कम ले रहा हूँ, इसके अंदर यहाँ पर मान रखूँगा थोड़ा सा कम, 2 - 3 तो माइनस की वैल्यू आएगी, तो इसमें कौन सा मान आ जाएगा, माइनस का। क्या करता हूँ मैं, एक्स का मान है ना, एक्स का मान एक से थोड़ा से क्या ले लेता हूँ, ज़्यादा, थोड़े से ज़्यादा लेने पर। अब थोड़े से ज़्यादा लूँगा तो देखो मैं एक से थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, 2 ले लूँ तो 2 में से ये तो आ जाएगा माइनस का, जबकि ये प्लस का आ जाएगी, ये बड़ी संख्या है तो बड़ी छोटी में से बड़ी गई तो बड़ी बची, मतलब कौन सी बच जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू पता चल गई। अब देखो नेगेटिव से किस में बदल रहा है, पॉजिटिव में, नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलता है तो क्या होता है, स्थानीय न्यूनतम मान प्राप्त होता है। ठीक है, अतः x बराबर 0 पर स्थानीय निम्नतम मान प्राप्त होता है। अब निम्नतम मान तो प्राप्त हो गया, जबकि निम्नतम दूरी क्या होगी वो भी पता करनी है ना। x बराबर 0 पे नहीं, 1 पे प्राप्त हुआ है ना, 0 पे क्यों, यहाँ पे 1 पे चेक करें ना। ठीक है, अतः d क्या है, न्यूनतम तब होगा, d मतलब दूरी न्यूनतम तब होगा जब x बराबर कितना हो, 1 हो, है ना। तो क्या हो जाएगा, d बराबर हो गया √x - 3 का स्क्वायर प्लस x की पावर 4, और d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x की जगह पे कितना लेना है, 1, तो 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4, तो कितना आ जाएगा, d इक्वल्स टू आ गया 1 - 3 तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4, और 1 की पावर 1 है तो 1 की पावर 4 है तो 1 ही आएगा। ठीक है, d इक्वल्स टू कितना आ गया, √5, ये क्या आ गई, दूरी। ठीक है, ये आ गई दूरी, और यहाँ पर इस क्वेश्चन की आंसर समाप्त होता है। हेलीकॉप्टर और सैनिक के बीच में इतनी दूरी रहेगी √5। ठीक है, जब है ना ये गोली मारना चाहेगा, न्यूनतम दूरी ये रहेगी। ठीक है, और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगली क्लास के अंदर अपन प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज की पूरी क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर अभी भी कोई प्रश्न या डाउट है तो उसे कमेंट में लिखें। मैं जल्द से जल्द उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसी ही आसान और शानदार मैथ्स क्लासेस के लिए हमारे चैनल मैथ्स बाय एनके सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी मैथ्स को आसान तरीके से सीख सकें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मैं हूं नॉर्तन, मिलते हैं अगली शानदार मैथ्स क्लास में एक नए चैप्टर और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, नमस्कार।